सोचिए, दुबई के लग्जरी होटल्स, दोहा के शाइनिंग एयरपोर्ट्स, रियाद के ऑयल टावर्स, ये सब जगह जो दुनिया के लिए स्टेबिलिटी प्रोस्पैरिटी के सिंबल बनी हुई थी। मगर फिर सिर्फ एक रात आसमान में सिर्फ एरोप्लेन्स नहीं थे, मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे और सायरन्स की आवाज़ थी। मिडल ईस्ट की नई जंग शुरू तो हुई थी अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान, लेकिन इस जंग का सबसे अनएक्सपेक्टेड फ्रंट कहां बना? ईरान और इजराइल के दरमियान नहीं, बल्कि अरब गल्फ स्टेट के शहरों में। वो कंट्रीज जो इस जंग को रोकना चाहती थी आज खुद फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं। और अब सवाल ये है, क्या ईरान की ये स्ट्रैटेजी पूरे गल्फ को इस वॉर में खींच लेगी? जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए, तेहरान ने सिर्फ इजराइल को टारगेट नहीं किया। पिछले 4 दिनों में ईरान ने अपने अरब नेबर्स पर हंड्रेड्स मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च किए हैं। उनका प्राइमरी टारगेट क्या था? गल्फ कंट्रीज में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरीन। मगर वक्त के साथ टारगेट्स चेंज होने लगे। अब सिर्फ मिलिट्री बेसिस नहीं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल और गैस फैसिलिटीज भी इन अटैक्स की रेंज में आ रही हैं। और इससे सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं जल रही, एक परसेप्शन भी टूट रहा है। दुनिया का वो तस्वुर कि गल्फ स्टेट सेफ है टूरिज्म के लिए, ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ईरान के अटैक का एक और डायमेंशन है। गल्फ इकोनॉमी का बेस क्या है? ऑयल और गैस। और अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है तो सिर्फ गल्फ नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी भी शॉक फील करती है। इसलिए एनालिस्ट का कहना है कि ईरान सिर्फ मिलिट्री रिस्पांस नहीं दे रहा, वो इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है ताकि गल्फ स्टेट्स खुद अमेरिका पर प्रेशर डालें कि वो वॉर को ख़त्म कराए। सच ये है कि अरब गवर्नमेंट शुरू से ही ये वॉर नहीं चाहती थी। गल्फ लीडर्स ने कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अब जब मिसाइल उनके शहरों की तरफ आ रहे हैं तो उनकी टोन भी चेंज हो चुकी है। कतर के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन मजीद अल अंसारी ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि तमाम रेड लाइंस अबूर हो चुकी हैं। हमारी खुद मुख्तारी, हमारी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, ऐसे अटैक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता और ज़रूरत पड़ी तो रिस्पॉन्स भी दिया जाए। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भी अपनी पोजीशन क्लियर कर चुका है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में कैबिनेट मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक क्लियर मैसेज दिया गया कि सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी और अपने सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए हर ज़रूरी स्टेप लेने के लिए तैयार है। अगर ईरान के अटैक्स का जवाब देने के लिए अलाइड कंट्रीज़ को सपोर्ट चाहिए तो सऊदी अरेबिया अपनी तमाम कैपेबिलिटीज़ यूज़ करने को रेडी है। दोस्तों, अब बैटलफील्ड की रियलिटी समझिए। ईरान के मिसाइल काफ़ी हद तक एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब मिसाइल हवा में डिस्ट्रॉय होता है तो उसका मलबा नीचे गिरता है और ये डेब्रिस भी आग और कैजुअलिटीज़ का बाइस बन जाता है। लेकिन ड्रोन्स एक अलग प्रॉब्लम है। ड्रोन्स छोटे होते हैं, स्लो होते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा आसानी से गुजरते हैं। इसी वजह से गल्फ में ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म का सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान ने यूएई पर भी ऑलमोस्ट उतने ही मिसाइल दागे हैं जितने उसने इजराइल पर भेजे हैं। ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि यूएई गल्फ का सबसे बड़ा कमर्शियल और टूरिज्म हब है और अगर दुबई या अबू धाबी की स्टेबिलिटी शेक होती है तो ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर भी असर पड़ सकता है। ईरान के पास एक और लेवर है, वो है एनर्जी डिस्रप्शन का। अगर गल्फ ऑयल या गैस इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी को भी झटका लग सकता है। मगर ये स्ट्रैटेजी एक रिस्क भी है। अगर गल्फ स्टेट्स को ये महसूस हो गया कि ईरान उनकी सिक्योरिटी को डायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है तो वो वाशिंगटन की और ज़्यादा करीब हो सकती हैं और फिर वो किसी न किसी फॉर्म में अमेरिका और इजराइल की साइड पर इस वॉर का हिस्सा बन सकती हैं। अभी तक गल्फ स्टेट्स ने अमेरिका को अपनी टेरिटरी से ईरान पर अटैक्स करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन एनालिस्ट के मुताबिक ये सिचुएशन किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। लेकिन इसके साथ गल्फ स्टेट्स के लिए भी एक और कॉम्प्लिकेशन है। इजराइल के साथ ओपनली खड़े होना अरब पब्लिक ओपिनियन के लिए सेंसिटिव इशू है। गजा वॉर, लेबनान और सीरिया में इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस, इन सब ने अरब इजरायली रिलेशंस को ऑलरेडी टेंस बना दिया हुआ है।
पिछले साल जब इजराइल ने कतर में हमास लीडरशिप को टारगेट करने की कोशिश की तो अरब कैपिटल में काफ़ी गुस्सा पैदा हुआ था। लेकिन ईरान के रीसेंट अटैक्स ने एक चीज़ क्लियर कर दी है, गल्फ यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान सब ने इमरजेंसी मीटिंग में एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की है। उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि वो अपनी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए हर ज़रूरी स्टेप लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो एग्रेशन का जवाब भी दिया जाएगा। यूएई के सीनियर डिप्लोमेटिक एडवाइज़र अनवर गार्गेश ने भी ईरान को वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि आपकी वॉर अपने नेबर्स के साथ नहीं है, अपने नेबर्स के साथ जिम्मेदारी और अकल से डील करें, वरना आपकी इंटरनेशनल आइसोलेशन और बढ़ जाएगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि नेबर उनके साथ क्या कर रहे हैं। और फिर एक और शॉकिंग डेवलपमेंट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाद में यूएस एम्बेसी कॉम्प्लेक्स को ड्रोन अटैक का निशाना बनाया गया। रॉयटर्स के मुताबिक अटैक में एम्बेसी की रूफ का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया और अंदर धुआं भर गया। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने स्टाफ को शेल्टर इन प्लेस का ऑर्डर दिया, यानी एम्बेसी के अंदर रहकर ही प्रोटेक्शन ले। इस वक्त गल्फ स्टेट्स अपनी फोकस डिफेंस पर रखे हुए हैं, लेकिन सब कुछ एक चीज़ पर डिपेंड करता है कि ये वॉर कितनी देर तक चलती है। अगर अटैक्स कंटिन्यू रहते हैं तो गल्फ स्टेट्स के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगी, एक न्यूट्रल रहना या फिर ऑफिशियली वॉर का हिस्सा बन जाना। और अगर गल्फ भी बैटलफील्ड बन गया तो मिडल ईस्ट की ये जंग सिर्फ रीजनल नहीं रहेगी, ये ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है। आज की डेट में गल्फ स्टेट्स एक ही चीज़ कर रही हैं, मिसाइल्स इंटरसेप्ट करना, सिटीज़ प्रोटेक्ट करना और उम्मीद करना कि ये वॉर उनके शहरों को परमानेंटली बैटलफील्ड में तब्दील ना कर दे। मगर हिस्ट्री का एक और रूल भी है, जंग जब एक्सपैंड होती है तो कोई भी कंट्री फ्रंट लाइन से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाती।